शोभा खिलखिलाते हुए ममता दीदी से बोली, दीदी, अम्मा जब तक आपसे सलाह मशवरा ना कर ले इनको चैन नहीं पड़ता। इस बार आप भी तो कितनी देर से पहुंची हैं। पता है, हमारा प्लान तो आपके साथ शॉपिंग करने का था। आपकी चॉइस से साड़ियाँ खरीदते तो मज़ा ही आ जाता। अब तो जैसा समझ में आया ले लिया। शोभा खिलखिलाते हुए कमरे से बाहर निकली तो अम्मा धीरे से फुसफुसाई, ममता, अगर बहुत ज़्यादा थकी ना हो तो तैयार हो जा। ये सब तो सो रही हैं, तब तक पानेरी सिल्क साड़ी सेंटर हो आते हैं। मन्नू की गाड़ी और ड्राइवर बाहर ही खड़ी है, किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। कल तो पूरा दिन फंक्शन की व्यस्तता रहेगी। ममता के बगल में लेटी हुई अम्मा टखनों में दर्द के बावजूद तुरंत उठ गई और उसे भी उठा दिया। सचमुच उन्होंने किसी को भनक नहीं पड़ने दी। दरवाजे से बाहर निकलते समय बस मनु के बेटे को जता दिया कि जरा बाहर जा रहे हैं, देर हो सकती है। ज़्यादा समय नहीं लगा। अम्मा शायद पहले से ही सोचकर निकली थी। सिल्क बनारसी साड़ी पूजा के लिए और सफ़ेद पर पीली बूटी वाली चंदेरी साड़ी रीमा के लिए, फिर 2 सिल्क के कुर्ते पजामे दोनों दामादों के लिए खरीद कर उससे बोली, तू भी अपने और राजीव के लिए कुछ ले ले। अम्मा के मुख से अपने और राजीव के प्रति प्रेम भाव देखकर कुछ आश्चर्य सा हुआ, क्योंकि लेन देन के मामलों में उसका दर्जा हमेशा से ही दोयम दर्जे पर रहता है। उसने 2-1 डब्बे डरते डरते खुलवाए, फिर एक प्रिंटेड सिल्क की साड़ी और लखनवी चिकन का कुर्ता पजामा राजीव के लिए खरीदा तो अम्मा खुश हो गई। वह सोच रही थी शायद अम्मा कहे कि इतनी सस्ती साड़ी क्यों खरीदी तुमने, कम से कम कुछ तो कायदे का लेती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि संतोष की चितवन उनके चेहरे पर मुखर हो उठी थी। वह बोली कि वे दोनों तो नकचड़ी हैं, दामाद भी रोग वाले हैं, बात बेबात रूठ जाते हैं। इन कपड़ों के ऊपर शगुन का लिफाफा फल मिठाई देकर विदा कर दूंगी। कुछ कम लगे तो बताना। कल सुबह ही तो वह इंदौर एक्सप्रेस से यहाँ पहुँची थी। मनु की पत्नी शोभा और दोनों बहनें दीदी आ गई, दीदी आ गई कहकर उससे लिपट गई थी। अब तो दीदी ही संभालेगी सब, हमसे तो कुछ भी नहीं होता, शोभा और दोनों बहनों ने कहा। अम्मा ने उन्हें बुरी तरह डपट दिया। रात भर सफ़र करके आई है लड़की, जरा कमर तो सीधी कर लेने दी होती। तीनों चुपचाप उठकर वहाँ से खिसक ली तो उसने मन ही मन अम्मा को धन्यवाद दिया। सचमुच वह बहुत थकी हुई थी। पूरी रात आंखों ही आंखों में काटी थी उसने। अटैची में ज्वेलरी और हीरो का सेट था। जोखिम तो था ही। राजीव ने निकलते समय उसे 10,000 रुपए की गड्डी थमाई तो उनसे झड़प भी हो गई थी। अटैची बंद करते समय उसने पूछा था, यह क्या है? रुपए हैं, शायद अम्मा को ज़रूरत पड़े। अब क्यों ज़रूरत पड़ेगी? मनु फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गया है, अच्छा कमाता है, 3 मंजिला मकान बनाया है। पिछली बार गई थी तो बता रहा था ऊपर की दोनों मंजिलें किराए पर देगा, अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो उसने गड्डी सहेज कर रख ली थी। अगले दिन सुबह से ही उसने मुस्तैदी से हर काम का दायित्व अपने जिम्मे ले लिया था। कैटरर को मेनू, टेंट वालों से सजावट, गृह प्रवेश पर बांटने वाली मिठाई और लेन देन का जिम्मा, यहाँ तक कि संगीत संध्या पर बजने वाली सीडी का चुनाव भी उसे ही करना था। दोनों बहनें निश्चिंत होकर घूम रही थी। दामादों का रोब अपनी चरम सीमा पर था। शोभा को उसका नन्हा आरव व्यस्त रखता। सारा काम निपटाकर वह जरा सी देर को भी सुस्ताने बैठती तो शोभा और मनु का बड़ा बेटा अविक दीदी की गोद में बैठकर कहानी सुनने को मचलने लगता। शाम 6 बजे से ही मेहमानों की आवाजाही शुरू हो गई। वह हंसने का उपक्रम कर तो रही थी पर मन से उदास थी। दोनों बहनें फंक्शन का आनंद उठा रही थी। मनु, उसकी पत्नी शोभा और अम्मा थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनों बेटियों और दामादों की खातिर में जुट जाते थे। एक बार कहीं रूठ गए तो दोबारा कभी भी कदम नहीं रखेंगे।
ससुराल की देहरी पर। अनजाने ही राजीव का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया था। घर के बड़े दामाद हैं, फिर भी अभिमान तो छू तक नहीं गया। जितने शांत उतने ही सौम्य और शालीन। सज्जनता तो कूट कूट कर भरी है। तभी तो अम्मा जब भी बुलावा भेजती हैं चली आती है। फंक्शन समाप्त हुआ। देर रात तक गपशप का सिलसिला चलता रहा। अम्मा पूजा और रीमा को कुछ दिन और ठहरने के लिए कह रही थी, लेकिन वे दोनों अकड़कर अपना अपना सामान बांधने में व्यस्त थी। दोनों दामाद आराम कुर्सी पर बैठकर झूला झूल रहे थे। सब कुछ औपचारिक सा था। इस बीच अम्मा ने भारी नेक के साथ साड़ियों और कुर्ते पजामे के डब्बे पूजा और रीमा को थमाए तो नन्हा अवीक ममता दीदी की साधारण सी कश्मीरी सिल्क की साड़ी देखकर उछल पड़ा। बड़ी बुआ की साड़ी गंदी है। तेरी बड़ी बुआ तो बुद्धू है, जो दे दो चुपचाप ले लेती हैं। मनु ने हंसकर कहा तो उसकी आंखें नम हो आई थी। कल शाम से ही उन दोनों बहनों के प्रति अम्मा की उदारता और ममता दीदी और राजीव के प्रति कृपणता का भाव भूला नहीं था। उस पर मनु की हंसी, ऐसा लगा जैसे जानबूझकर वह उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो। उस भीड़ भरे माहौल से बाहर निकलकर वह अपने कमरे में आ तो गई, पर मन बेचैन था। मनु के मुख से निकले शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। बड़ी बुआ बुद्धू बुद्धू। घबराकर वह चहलकदमी करने लगी। मनु का फंक्शन संपन्न हो गया। अब वह यहाँ क्यों रुके? वे दोनों भी तो लौट ही रही हैं। देर रात तक चहलकदमी करती रही कमरे में। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अल सुबह उठकर दीदी ने बैग में कपड़े ठूस लिए और बाहर निकलकर बरामदे में आ गई। मनु दोनों बहनों का सामान अपनी गाड़ी में रखवा रहा था। उसे देखकर बोला, यह क्या दीदी, आप कहाँ जा रही हो? अपने घर। इतनी जल्दी? शोभा उसके पास ही आकर खड़ी होकर बोली, दीदी कल तो मेहमान ही निपटे हैं। आज पूजा और रीमा जा रही हैं। अभी तो बहुत सारे काम निपटाने हैं। घर को व्यवस्थित करना है। वह सब तो तुम भी कर सकती हो। ममता ने रुखाई से कहा तो वह चुप हो गई। अविक उसकी टांगों से लिपट गया और बोला, आप चली जाएंगी तो हमें कहानी कौन सुनाएगा? ममता ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और समझाया, तुम्हारे फूफा जी को खाना कौन खिलाएगा? उनके कपड़े कौन धोएगा? तो उन्हें भी बुलवा लीजिए। उसने जिद की तो उसने उसके गाल थपथपा दिए और गोद में उठा लिया। उन्हें दफ्तर भी तो जाना है। देखो, मैं तो यहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान खा रही हूँ और वहाँ तुम्हारे फूफा जी ब्रेड और दलिया खिचड़ी पर गुजारा कर रहे होंगे। पर दोनों बच्चों ने और जिद पकड़ ली। जोर जोर से रोने लगे। तो शोभा बोली, दीदी जीजा जी को तो आदत है, वह तो अकेले रह लेते हैं। पिछली बार जब आप अम्मा की सर्जरी के समय आई थी तब भी तो 15 दिन रही थी। रीमा और पूजा के ब्याह पर भी तो 10 दिन पहले ही आ गई थी। मेरे दोनों बेटों की डिलीवरी पर भी आप 1 महीने तक रुकी थी। अम्मा से तो ज़्यादा काम होता नहीं है। पूजा और रीमा को इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए उसकी और राजीव की भलमन साहत का फायदा उठाते हो तुम लोग। हम दोनों में कर्तव्य बोध की भावना कूट कूट कर भरी है, इसीलिए दुख सुख में चले आते हैं। ममता ने मन ही मन कहा और बैग में ताला लगा दिया। रुक जा ममता, अब तो तेरी बहुएं भी आ गई हैं। अम्मा ने अधिकार जताया तो उसने मजबूरी बयान की। वे भी तो दफ्तर जाती हैं। अरे कुछ ही दिनों की तो बात है, संभाल लेंगी। मेरी बहुएं दफ्तर घर दोनों का कार्यभार संभाले। और शोभा अपने ही घर के फंक्शन के बिखराव को समेट नहीं सकती? वे दोनों भी तो आई थीं, उन्हें क्यों नहीं रोका? पर कैसे रोकते और वे क्यों रुकती? अक्लमंद जो हैं तभी तो नाज नखरे सहते हैं उनके सब। क्या उन दोनों का कोई कर्तव्य नहीं इस घर के प्रति? ममता मन ही मन सोचने लगी और उसने मनु के लौटने तक की भी प्रतीक्षा नहीं की। उसके पांव उखड़ चुके थे। रिक्शा मनु के घर के बाहर ही मिल गया। स्तब्ध खड़ी शोभा और टखने सहलाती अम्मा को छोड़कर वह स्टेशन पहुंच गई थी। बिना
रिजर्वेशन के 3rd क्लास में ही बैठना पड़ा। थोड़ा बहुत सहयात्रियों से हील हुज्जत करके उसने खुद के सीट पर व्यवस्थित किया। फिर खिड़की से सिर टिकाकर सोने का उपक्रम करने लगी। पर जब मन परेशान हो तो नींद कोसों दूर चली जाती है। इंसान सचमुच नियति के चक्रों का खिलौना है। वे राहें जो हमने स्वयं नहीं चुनी, फिर भी उन पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम दोष तो किस्मत और कर्मों को देते हैं, पर सच तो यह है हमारा अहम, दंभ और क्रोध हमारे आड़े आ जाता है। जब तक हम जीने की कला को समझ पाते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। यह ठीक है, अतीत को याद करने से भविष्य कुपित हो जाता है, परंतु अतीत ही मनुष्य के भविष्य की दिशा भी तय करता है। अनजाने ही उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी पली बढ़ी ज्येष्ठ कन्या को हमेशा खुद पर ही तरस खाकर रह जाना पड़ता है। बाबूजी की क्लर्क की नौकरी में से मिलने वाली मुट्ठी भर आमदनी मकान का किराया और राशन आदि का जुगाड़ करते करते पहले सप्ताह में ही पूरी हो जाती थी। खर्चों की कटीली बाढ़ में हरदम यो उलझी रहती अम्मा की लगता छोटी सी चादर में खुद को ढापा हुआ है और ऊपर से तड़ातड़ शोलों की बौछार पड़ रही है। इतना तो तय था कि न इन शोलों की बौछार थमेगी और न ही कद छोटा होगा। चादर के ताने बाने भी वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। ऐसी परिस्थिति में 4-4 बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है। 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही उसने छोटी मोटी ट्यूशन करनी शुरू कर दी। उसके बाद इन ट्यूशनों का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक उसने MA B.Ed करके शहर के स्थानीय कॉलेज में नौकरी नहीं कर ली। जरूरतों का सिलसिला, शरीर चल फिर सके इतने भोजन का जुगाड़, तन ढक सके इतने कपड़ों का प्रबंध करना, यह सब उसके कर्तव्य में शामिल था और वह करती भी जाती थी। उस पर भी अम्मा हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसका पर्स खोलने का मौका कभी नहीं छोड़ती थी। कभी कभी वह सोचती, यदि इन छोटी बड़ी ज़रूरतों के समीकरण से ही फुर्सत नहीं मिली तो अपनी तनख्वाह में से जो थोड़ी बहुत बचत करती थी उसमें कटौती करनी पड़ेगी, जो वह किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों बहनों का ब्याह और मनु के करियर बनाने की सामर्थ्य भी तो उसे ही जुटानी थी। भविष्य निधि योजना में जोड़ी गई रकम में से पैसे निकलवा कर दोनों बहनों का ब्याह रचाया। गहने अम्मा की टूटी फूटी चूड़ियों और कंगनों से बन गए थे। पूजा ससुराल गई तो मन उचटा सा रहता था। न घर में मन टिकता था, न ही स्कूल में। अंधेरे कोने में बैठकर ना जाने क्या क्या सोचा करती थी वह। ऐसे पलों में मनु उसके पास बैठकर उसे हंसाता, मन बहलाता तो अच्छा लगता था। उसका मासूम चेहरा देखकर मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगता। कामना करती इसे कभी भी किसी की नज़र ना लगे। घर से स्कूल, स्कूल से घर, जब से होश संभाला अम्मा को टखने सहलाते ही देखा। पुराना आर्थराइटिस उन्हें हमेशा परेशान करता रहता था, इसीलिए उनसे तो किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उसका बचा खुचा समय घर के रोजमर्रा के कामों को निपटाने और ट्यूशन पढ़ाने में ही बीतता था। 2 बरस के अंतराल में रीमा और पूजा ने एक एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बेटियों को छूछक देने के लिए अम्मा ने जिस तरह से भूमिका बांधी थी वह समझ गई थी। उन्हें कुछ पैसे चाहिए और ये पैसे वह महीने के पैसों में से निकालेंगी नहीं। एक फिक्स डिपॉजिट तुड़वा कर उसने अम्मा को रकम जुटा तो दी, पर मन के कोने से एक आवाज़ जरूर उभरी थी, काश कोई मेरे बारे में भी सोचता कभी। उम्र के इस पड़ाव पर अन्य कुंवारी कन्याओं की तरह इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं मेरे अंदर भी तो साकार रूप ले रही होंगी। लेकिन कुदरत ने कहीं ना कहीं उसके लिए भी दूल्हा तजवीज़ किया था। राजीव से उसकी मुलाकात कॉफ़ी हाउस में बड़े ही दिलचस्प अंदाज में हुई थी। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर
उसने अपने कुछ सहकर्मियों के साथ कॉफ़ी हाउस में एकत्र होने का कार्यक्रम तय किया था। बाद शॉपिंग, पिक्चर और घर लौटने तक मौज मस्ती। अम्मा की लिस्ट में से सब फिजूल खर्ची ही था, पर उस दिन ना जाने वह कैसे चुप हो गई थी। 1 घंटे तक वह सभी की प्रतीक्षा में बाट जोहती रही, लेकिन कोई नहीं आया। तभी अचानक एक पुरुष स्वर उभरा, क्या मैं आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पी सकता हूँ? ममता ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हाँ कह दी। कॉफ़ी के साथ सैंडविच खाते समय उसने महसूस किया राजीव उसे ही निहार रहे थे। कुछ देर बाद वे कनॉट प्लेस के रीगल थिएटर में फिल्म देख रहे थे। किसी गैर मर्द के साथ उसका यूं बाहर घूमना और फिल्म देखना सर्वथा नया अनुभव था। फिर भी सब कुछ भला लग रहा था। राजीव के व्यवहार में जरा भी अशिष्टता नहीं थी। घर लौटते समय चिर परिचितों की तरह उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाया, फिर बोले, मेरी तरफ से आपकी फ्रेंड्स को ढेर सारा थैंक्स। मेरी फ्रेंड्स को? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, उन्हीं के कारण तो हम मिल सके। उसने भी उनकी मुस्कान के प्रत्युत्तर में मुस्कान बिखेर दी। उसके बाद तो मिलने का बहाना मिल गया और क्रम भी। आंखों के रास्ते वह कब दिल में उतर गया पता ही नहीं चला। दिन, सप्ताह, माह बीतने के साथ साथ वे दोनों एक दूसरे में सिमटते चले गए। उनका सौम्य व्यवहार आंखों के सामने से ओझल नहीं होता था। फिर एक दिन उसने अम्मा और बाबूजी के सामने राजीव के साथ विवाह बंधन में बंधने की बात की तो उन्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई थी। कभी राजीव के व्यक्तित्व में दोष निकालते, कभी उसकी तनख्वाह में। राजीव की पीडब्ल्यूडी की नौकरी उन्हें कतई नहीं भा रही थी। शायद अम्मा डर रही थी कि उनकी नौकरी पेशा लड़की घर से बाहर देहरी लांग कर निकली तो उनका वित्तीय घाटा कौन पूरा करेगा। आखिर बेमन से यहीं आंगन में 4 खंबे गाड़कर मंडप बना लिया। मोहल्ले की एक पुरानी धर्मशाला में डिनर का इंतजाम कर दिया गया। पत्तलों पर सबको खाना खिलाकर विदा कर दिया गया। कार्ड्स वार्ड्स का तो चक्कर ही नहीं था। बस सबको कायदे से पीली चिट्ठी भेज दी गई। 2 माह भी नहीं बीते थे उसके ब्याह को कि एक दिन अम्मा का फ़ोन आया। घबरा कर बोली कि तुम्हारे बाबूजी ने नौकरी छोड़ दी है। क्या? आने वाले अघटित की कल्पना करके मन बेसाख्ता चीख उठा। बिना अपना नफ़ा नुकसान सोचे वह भागी हुई पीहर चली गई थी और आंचल में समेट लाई थी अम्मा के आंसू और बहन भाई के रहे सहे दायित्व। बहनें तो ब्याह कर अपने अपने घर की हो गई। भाई को तो बिरवा से वृक्ष बनने में भी काफ़ी दिन थे। जीवन में पहली बार बाबूजी से चिढ़ हो गई थी उसे। अपने सहकर्ता के डिसमिस होने पर स्वयं क्यों इस्तीफा दे आए, क्यों नौकरी छोड़ी। नैतिकता की दुहाई देने वाले बाबूजी से पूछने का मन किया कि अगर नेतागिरी ही करनी थी तो बेटी की कमाई क्यों खाते रहे। सहकर्ता ही तो था, सहोदर तो नहीं। जब अपनी ही बेटी दिन रात एक करके पैसों का जुगाड़ करती थी और ये सब उसकी गाढ़ी कमाई पर ऐसे टूटते थे जैसे कबूतरों के झुंड दानों पर टूटते हैं, तो नैतिकता की भावना कहाँ चली गई थी। उस समय वह सबसे ज़्यादा चिंतित मनु के कैरियर को लेकर थी। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसने कहीं से भी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की थी। वह और राजीव उसे अपने साथ इंदौर लिवा ले आए थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में कैपिटेशन देकर दाखिला दिलवा दिया था। मनु को संतुष्ट देखकर वह भी खुश रहती थी। उन्हीं दिनों गांव से उसके सास ससुर आ गए थे। उनके आने से रिश्तेदारों की आवाजाही भी बढ़ गई थी। खर्च का अतिरिक्त भार बढ़ा तो घर का बजट डगमगाने लगा। एक बार मन में आया राजीव से कहूँ, अपने माता पिता को समझाए कि हर समय महफिल जमी रहने से खर्च का भार काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन फिर चुप हो गई थी। राजीव भी तो उलाहना दे सकते थे कि तुम्हारा भाई हमारे पास रहता है, क्या इज्जत रह जाती उसकी तब। अंतिम वर्ष में आते आते
मनु ने एमबीए के फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे। एक एक फॉर्म हजारों की कीमत रखता था। उसके मन में विचार आया, 1-2 साल नौकरी करने के बाद अगर मनु एमबीए करता तो ठीक रहता, क्योंकि खर्चे बुरी तरह बढ़ गए थे। दोनों बेटों की पब्लिक स्कूल की फीस एकाएक दुगनी हो गई थी। सास ससुर की दवाएं, बच्चों की स्कूल फीस और घर के खर्च के चतुर्भुज में वह अपने जीवन की परिधि ढूंढने की कोशिश करती ही रह जाती थी। अम्मा से बात की तो दिलासे में रखकर बोली कि नौकरी लगते ही मनु तेरे सारे कर्ज उतार देगा। मनु ने एमबीए कर लिया। कैंपस में उसको नौकरी नहीं मिली। 4-5 बार इंटरव्यू देने के बाद भी उसे जब नौकरी नहीं मिली तो वह बच्चों की तरह उसकी गोद में सिर रखकर बिलखने लगा। वह उसका मनोबल बढ़ाती, धीरज बढ़ाती। एक दिन सच में उसकी मेहनत रंग लाई और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसकी उच्च पद पर नियुक्ति हो गई। अश्रुपूरित नेत्रों से उसने उसकी ओर देखकर कृतज्ञता प्रदर्शित की। दीदी, जन्म जन्मांतर से तुम मेरी माँ हो। उस दिन ऐसा लगा जैसे उसने एक बेटी का नहीं, एक बेटे का फर्ज निभाया है। उसका भाई सेटल हो गया और क्या चाहिए था उसे। मनु की खूबसूरती, उसकी तेजस्विता, उसका भोलापन उसके परिचितों रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बन गया था। लोग रिश्ता लेकर आते तो वह उन्हें अम्मा का पता बता देती, लेकिन मनु को उस पर ही भरोसा था। इसलिए बोला कि जब इतना किया है तो यह फर्ज भी तुम ही निभाओगी। अखबारों में इतिहास छपे। राजीव इंटरनेट पर मेल का आदान प्रदान तो करते ही, उसके दोनों बेटे भी उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करते। शोभा उसकी ही पसंद थी। घराना, शिक्षा, रीति रिवाज, गुणों को अच्छी तरह परख कर उसने ही हामी भरी थी, जिसे खुलकर सबने स्वीकार किया था। शगुन हुआ, फलदान हुआ। राजीव, जिन्होंने उसके भाई के लिए पिता से भी बढ़कर फर्ज निभाया था, फलदान में यूं उपेक्षित हुए जैसे उनका होना ना होना बराबर माने रखता हो। अम्मा ने तब उसके साथ सलाह मशवरा करके पूजा और रीमा को बढ़िया सा नेक साड़ी और दामादों को चेन दी थी। राजीव को तो शगुन देना भी भूल गई थी। डरती सहमती अम्मा बार बार यही दोहराती जाती कि दोनों दामाद ऊंची नाक रखते हैं, कुछ कमी बेशी रह गई तो बेटियों को सुनना पड़ेगा। उस समय भी मन में एक आवाज़ उठी थी, क्या मैं अम्मा की बेटी नहीं या राजीव दामाद नहीं? फिर क्यों नकारा जाता है हमें? फिर खुद ही दिलासा दिया था मन को, मनु ने अभी तक कमाया ही कितना है, बाबूजी तो बेरोजगार हैं, थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सब ठीक हो जाएगा। विचारों के बियाबान से निकलकर वह वर्तमान में लौट आई थी। गाड़ी झटके से रुकी और वह अपनी अटैची लेकर नीचे उतर आई। स्टेशन पर किसी के आने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि उसने अपने आने की पूर्व सूचना तो किसी को दी ही नहीं थी। उसे यूं अचानक आया देखकर राजीव हैरान रह गए थे। यह क्या, ना चिट्ठी, ना पत्री, ना ही फोन पर कोई सूचना, अचानक ही कैसे चली आई? ममता राजीव की बाहों में सिमट कर बिलक बिलक कर रो दी। राजीव समझ नहीं पा रहे थे, यह बिन बादल बरसात कैसे हो रही है? क्या बात है, किसी से कुछ खटपट हो गई? कोई मनमुटाव, झगड़ा? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही झगड़ालू, मुझे तो किसी से निभाना ही नहीं आता। उसके मन में अपमान की आग प्रज्वलित होकर सुलगने लगी। अपने भाव से उसने जता दिया था, गुस्सा करना उसे भी आता है, और पैर पटकते हुए वह अपने कमरे में चली गई। राजीव क्या कहते, उसका व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित सा था। वह उसके पीछे पीछे कमरे में आए और प्यार से बोले, मैं तो भूल ही गया था, मेरी ममता यथा नाम यथा गुणों वाली सरल सीधी सादी सी है। राजीव ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसका व्यवहार अचानक ही आक्रामक और असहिष्णु हो उठा था। बेइज्जती की भी हद होती है, एक तो काम करो, दूसरे इन शब्दों की मार। वह लगभग चीखने लगी। राजीव के शब्द तीर की तरह उसके कलेजे में जा धंसे। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही सीधी सादी बुद्धू, तभी तो
चल पड़ती हूँ सबका सुख दुख बांटने। अम्मा बाबूजी का व्यवहार तो हमेशा से ही शुष्क था, अब मनु भी वैसा ही हो गया है। राजीव समझ नहीं पा रहे थे कि हर समस्या का समाधान चुटकियों में करने वाली उनकी ममता किस भंवर जाल में फंसी है। उन्होंने उसे जी भरकर रो लेने दिया। जब वह कुछ संभली तो उन्होंने अपना सवाल पुनः दोहराया। वह अटैची में से वह साड़ी और चिकन का कुर्ता पजामा ले आई थी और जो कुछ वहाँ उसके पीहर में हुआ था वह सब कुछ राजीव को बता दिया। उत्तेजना में उसे यह भी याद नहीं रहा था कि राजीव उस घर के दामाद हैं। यदि तानों उलाहनों से बींधने लगे उसे तब क्या होगा, या फिर बहुओं के सामने ही नीचा दिखाने लगे तब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके आवेश पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए राजीव ठठाकर हंस पड़े और बोले, यह तो सोचो उन सबको तुम पर कितना विश्वास है, तुम पर अपना अधिकार समझते हैं, तभी तो अपना हर दायित्व तुम्हें सौंप देते हैं। नौकर समझते हैं मुझे, वह फुफकारते हुए बोली। नहीं, अधिकार भावना के तहत कहते हैं तुम्हें। शोभा तो पराए घर की है, वर्चस्व जमा सकती है घर पर, इतना तो कह सकती है तुम्हारा हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं, पर उसने भी तो नहीं कहा कभी। राजीव ने लाख समझाने की कोशिश की मगर वह नहीं पिघली। अब वह किसी भी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने की मनोस्थिति में नहीं थी। उसके तेवर यथावत बने रहे। उसके भड़के विकराल रूप के सामने राजीव की एक न चली। वह चुपचाप कमरा छोड़कर चले गए। ममता एकदम निशब्द हो गई। सारी चेतना जड़ हो गई थी उसकी। इस बात को कई महीने बीत गए। उसने एक बार भी मायके फ़ोन नहीं किया, न ही हालचाल पूछा। मनु कभी फ़ोन करता तो वह साफ टाल जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि संपूर्ण दायित्व उसके हिस्से में ही क्यों आते हैं। मान सम्मान की अधिकारिणी वह ही क्यों बनती है हमेशा, उसे क्यों नकारा जाता है। इन चक्करों में उसने अपने घर परिवार और बच्चों की कितनी अवहेलना की है, यह वही जानती है। जब तक आर्थिक विपन्नता थी तब तक तो ठीक था, पर अब बेटियों से पक्षपात क्यों। रक्षाबंधन का पर्व आया। दोनों बहुओं को शगुन की थाली, उपहार, सभी कुछ सुंदर सी पैकिंग में सजाकर और उन्हें विदा कर दिया और स्वयं खिड़की से लगी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। चारों ओर सुनसान बियाबान की अनुभूति थी। सड़कों पर रेंगते वाहनों के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। झील के पार का विस्तार बनती इमारतें आंखों के सामने थी, लेकिन विजन की अनुभूति, अकेलेपन का एहसास बराबर बना हुआ था। बार बार ध्यान दरवाजे की घंटी की तरफ चला जाता। कान फोन की घंटी का स्वर सुनने को बेताब हो उठता था। शायद मनु का फोन हो, लेकिन मात्र भ्रम था उसका। मन का चोर फुसफुसाया, करती रहो भाई भावज की प्रतीक्षा, तुम्ही ने तो रिश्ता तोड़ा है, उसने तो नहीं। राजीव ने दो एक बार फोन मिलाने की कोशिश भी की, पर उसने साफ मना कर दिया था। मन अड़ियल तुरंग की तरह पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था। जहाँ मान सम्मान नहीं, मात्र गिले शिकवे, तिरस्कार, अनादर मिले, वहाँ रिश्ता रखना ही क्यों है। विचारों के चक्रवात में उलझी रही वह। घबराहट सी होने लगी। पुराना ब्लड प्रेशर सिर पर चढ़कर परेशान कर रहा था। मस्तिष्क की शिराओं में तनाव सा महसूस होने लगा। पूरा कमरा घूमता सा दिखाई देने लगा। हाथ पांव में कंपन सा महसूस हुआ और वह गश खाकर गिर पड़ी। आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। आंख खोलने की कोशिश करती भी तो आंखें मूंदने लगती। फिर भी धुंधलके में राजीव और अपने बच्चों का चेहरा स्पष्ट देख पा रही थी। कुछ अस्फुष्ट से स्वर उसके कानों से टकराकर लौट जाते। सिर पर भारी चोट लगने की वजह से उसका बहुत खून बह गया था। कई बोतलें खून की चढ़ी, तब कहीं उसकी जान बच पाई थी। उसने राजीव और बच्चों को धन्यवाद दिया तो राजीव की आंखें नम हो आई थी। उसके कांपते हाथों को अपनी हथेलियों में दबा कर बोले, धन्यवाद के अधिकारी हम नहीं, कोई और है। कौन? कहते कहते उसकी सांसें तेज हो गई और छाती जोर जोर से धड़कने लगी। मनु तुमसे राखी बंधवाने घर आया था अपनी पत्नी और नन्हे बेटे के साथ। तुम कब से फर्श पर गिरी हुई थी,
काफ़ी खून बह चुका था। उसी ने तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया और हमें इस दुर्घटना की सूचना दी। ममता, यदि उस समय मनु तुम्हें अस्पताल नहीं ले गया होता और अपना खून देकर तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो अनर्थ हो जाता। मनु ने अपना खून दिया? हाँ, अस्पताल में तुम्हारे ब्लड ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं था उस समय, कहकर राजीव चुप हो गए। अवश्य ही मनुष्य को अंतर्दृष्टि नाम की कोई शक्ति प्राप्त है, तभी तो दूसरे की मनोदशा भांप लेता है। मनु को भी यह शक्ति प्राप्त है, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। पगली, आज के इस मशीनी युग में प्यार समाप्त हो गया है। भावनाओं, संवेदनाओं का मोल ही नहीं रहा। सभी भौतिकता के अंधे कुएं में डूब रहे हैं। ऐसे में प्रेम की वर्षा से नहलाने वाला एक भी प्राणी मिल जाए तो सबको अच्छा लगता है। राजीव का धीमा स्वर उभरा तो वह मन ही मन मुस्कुरा दी। है कहाँ मनु? दूसरे वार्ड में है। मिलना चाहोगी? हाँ। उसके हामी भरते ही राजीव उसे अपने साथ मनु के पास ले गए। शोभा वहीं मनु के साथ बैठी थी। उसे देखते ही बोली, दीदी, आप अपने भीतर इतना कुछ छिपाए रहीं। आप किन किन कठिनाइयों से गुजरी, कैसे कैसे उतार चढ़ाव बर्दाश्त किए, क्या क्या समीकरण बनाए, हमें आभास भी नहीं होने दिया। आपके प्यार, त्याग, बलिदान और ममता की तो मिसाल देते हैं लोग। दीदी, जिस प्यार और अपनेपन से आप हम सबके साथ व्यवहार करती हैं वह हर किसी के बस का नहीं। आप तो हम सबके दिलों पर राज करती हैं। मनु का उखड़ता स्वर उभरा। उसके प्रति वर्ण और कृशकाया देख ममता के हृदय के इर्द गिर्द उगा ईर्ष्या, द्वेष और गुस्से का खरपतवार जलकर राख हो गया था। वह भाई जो जब भी उदास होता या खुश होता उसकी गोद में सिर रखकर ऐसे लेट जाता जैसे माँ के गर्भ में पहुँच गया हो। टूटन, विघटन और बिखराव के इस स्वार्थी दौर में भी वैसा का वैसा ही है। न जाने किस सुख के प्रलोभन की चाहत में वह भाई से अलग हुई थी। मन के भीतर से पुरजोर स्वर उभरा, जैसे सांझ होने पर छाँव पेड़ से लिपट जाती है, उसी तरह तुम भी भाई को गले से लगा लो। जब तक वह कुछ कहती, मनु ने आगे बढ़कर उसके चरण स्पर्श किए तो उसने उसे गले से लगा लिया। मुंह से बेसाख्ता निकल गया, जुग जुग जियो, फूलो फलो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। आंसू की अविरल धारा अपने सारे तटबंध तोड़कर फूट चली। वे दोनों भाई बहन एक हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।